सबसे लेथ मशीन का क्लासिफिकेशन जिसे बोलते हैं वर्गीकरण। आप जानते हैं कि हम कोई बाजार मार्केट से कोई चीज़ लेके आते हैं तो उसको हम क्या क्लासिफाई करते हैं कि हमें क्या चीज़ लेना है, क्या हमें खरीदना है। सपोज करो जैसे कि आपने कोई कपड़ा ही खरीदा है तो क्या करते हैं आप अपना साइज बताते हैं उसको, हमको 80 नंबर चाहिए या 85 नंबर चाहिए, ठीक है। उसकी भी लेंथ ही बताते हैं, आप अपना बेल्ट साइज बताते हैं अगर पैंट खरीदनी है। तो इस प्रकार से हम लोग टेक्निकल वाले हैं, जो टेक्निकल में हमको जो भी मशीन लगानी है, चाहे वो लेथ मशीन हो, चाहे आपकी ड्रिल मशीन हो, चाहे मिलिंग मशीन हो, चाहे सेपर मशीन हो, जो भी आप वर्कशॉप अपना अपडेट करना चाह रहे हैं उससे संबंधित जो मशीन खरीद के लाएंगे तो दो बातें होती हैं, एक तो आपकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, और एक आपका वर्कशॉप की जगह कितनी है। उसके हिसाब से सारी मशीनों को आप इकट्ठा करोगे, या आपका वर्कलोड कितना बड़ा होने वाला है, या इन फ्यूचर में आप कितना वर्कलोड अपना अपडेट करेंगे, उसके हिसाब से मशीनों को रखा जाता है। तो उसी बात कर रहे हैं हम, एक बता रहे हैं आप लोगों को। तो ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग मतलब मोटा मोटा क्या हो सकता है उससे संबंधित एक उदाहरण है कि ऐसी हम कोई मशीन खरीदेंगे बाजार से, क्या काम करना होगा तो हम क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उससे संबंधित आपको बताने जा रहे हैं लेथ मशीन का क्लासिफिकेशन। अगर आप टर्नर से करके कुछ बच्चे नौकरी करेंगे, जो बच्चे नौकरी कर लेंगे तो कोई बात नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे कि मान लीजिए उनको वर्कशॉप में अपना लगाने में इंटरेस्ट है, सबका काम करना चाह रहे हैं, तो लेथ मशीन में भी आज के देख रहे हैं टर्नर वर्कशॉप आप कोई लगाते हैं तो उसमें भी कोई कम आमदनी नहीं है। आप 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए अपनी आपकी इतनी काम करने की कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करके अपना पैसा अर्न कर सकते हैं। आप बाजार मार्केट देख लीजिए, छोटा मोटे काम करने के लिए आपको 100-50 रुपये 200 रुपये ऐसे ही मांग लेता है जरा से काम करने के लिए। तो वर्कशॉप अपडेट करने में अपना कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपका वर्कशॉप कितना बड़ा है, आपकी जगह कितनी है, आपको क्या क्या काम करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको मशीन लेनी है। लेथ मशीन क्लासिफिकेशन, लेथ मशीन का वर्गीकरण करना है हमको, ठीक है, उसको पूरा एक्सप्लेन करना है। लेथ मशीन कौन सी चाहिए, कौन सा चक चाहिए, कौन सा बेड चाहिए, सारी चीज़ें बताता हूँ क्या क्या होता है। देखिए लेथ मशीन का जो वर्गीकरण है वो 3 सिस्टम में होता है। पहला सिस्टम होता है ब्रिटिश सिस्टम। आप जानते हैं कि ये जो आपका डेवलपमेंट है टर्नर का कहाँ से है, ये ब्रिटिश सिस्टम से ही है। अंग्रेजी सिस्टम में 2 चीज़ें होती हैं, क्या होता है, बेड से केंद्रों के बीच की है ऊंचाई। कहने का मतलब है कि जो बेड होता है, लेथ मशीन का बेड होता है, उस बेड के अकॉर्डिंग हमारा जो लेथ मशीन का सेंटर पॉइंट होता है, देखा होगा आपने, हम जो बांधते सेंटर बांधते हैं उसके केंद्र बिंदु तक बेड से केंद्र की ऊंचाई, यानी कि आपका बेड है और ये केंद्र सेंटर उसका यहाँ पे आ रहा है, तो इसकी बीच की जो ऊंचाई है, डिस्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग हमको लेथ मशीन का जो है बेड के अकॉर्डिंग लेना है। दूसरा है इसमें तथा केंद्रों के बीच अधिकतम लंबाई, मतलब कि मान लीजिए इधर यहाँ पे हेड स्टॉक है, इधर टेल स्टॉक है, तो दोनों के बीच में केंद्र में कितनी दूरी है हमारी, उसके हिसाब से उनको उसने मशीन को बनाया, तो उसकी वो कहलाई ब्रिटिश सिस्टम। नंबर 2 पे आता है अमेरिकन सिस्टम। इनका क्या अपडेट था, कि जॉब का अधिकतम व्यास जो टर्न किया जा सके। कहने का मतलब क्या है, लेथ मशीन का चक होता है, आप देख रहे हैं बेड का स्पेस होता है, तो वे कह रहे हैं हमको बड़ी से बड़ी जॉब कितनी, कुछ मशीन ऐसे देखा होगा आपने, कुछ में जो है हेड स्टॉक ऊंचा होता है और उसमें बेड और हेड स्टॉक के बीच में, यानी कि बेड और आपके चक के बीच में काफी स्पेस दिखाई देता है। उनका कहने का अर्थ है कि हमें मान लो हमें इतनी मोटी जॉब टर्न करनी है, या इतनी बड़ी करनी है, या इतनी मोटी करनी है, तो वो कह रहे थे कि बेड के और सेंटर के बीच में हमारी जॉब कितनी मोटी घूम सकती है इसके बीच में। उसने जो है इस हिसाब से उसको डेवलप किया, तो वो कहलाई आपकी अमेरिकन सिस्टम। फिर तीसरा आया BIS सिस्टम। ये क्या कहलाता है, ये जो सिस्टम है आपका कहलाता है भारतीय संस्थान के द्वारा जो मानक निर्धारित किए गए उसके अकॉर्डिंग, ये भारतीय सिस्टम के अकॉर्डिंग BIS सिस्टम चालू हुआ। इसके हिसाब से क्या था, इसने कैसे बनाया, इसने अमेरिकन सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम दोनों को लिया, दोनों को लेकर के तब मशीन का निर्माण किया इन्होंने, ठीक है। जिसने निर्माण किया दोनों को मिला करके, तो इसके जो है 5-8-10 अपडेट हुए। 8-10 अपडेट क्या है वो आपको बता रहा हूँ मैं। पहला अपडेट क्या है इसके, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7-8 ये अपडेट हैं इसके। पहला है इसमें कि पहला है बेड की लंबाई, किसमें आई ये, तो BIS सिस्टम जो था, BIS सिस्टम ने क्या डेवलप किया, इस BIS ने ये जिसकी 8-10 चीजें डेवलप हुई, ये वाली BIS से ये 8-10 डेवलप हुई, क्या हुई डेवलप, इसने मानक रखा कि बेड की लंबाई, बेड की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जो बेड होता है हेड स्टॉक इधर साइड में होता है, टेलिस इधर होता है, तो बेड कितना लंबा रखे हैं हम, मतलब ये है कि हो सकता है कोई लंबी जाप बना रहे हो आप, पकड़ने का साधन उसका सही नहीं है, लंबाई भी ज्यादा जा रही है,
तो उसको हम टर्निंग भी करें, उसको हम फेसिंग भी कर लें, तो क्या करा, बेड का अधिकतम लंबाई रखो, हम छोटा से छोटा जॉब और बड़े से बड़ा जॉब उसमें टर्निंग कर लें, फेसिंग कर लें, और जितने भी ऑपरेशन होने वाले हैं उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला इसका अपडेट ये था। सेकंड नंबर पे आया, इन्होंने क्या किया, बेड का प्रकार। अब बेड का प्रकार क्या होता है भाई, बेड का प्रकार ये होता है कि बेड जो है वर्क के अकॉर्डिंग कई टाइप के होते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को बेड कई प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक बी बेड होता है, एक फ्लैट बेड होता है, एक कॉम्बिनेशन बेड होता है। ठीक है, तो बेड आपको कौन सा लेना है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन बेड है उसमें सारे काम हम कर लेते हैं। अब जैसे फ्लैट बेड है आपका, चपटा बेड होता है, उसमें क्या, वो भारी कार्यों के लिए काम में आता है, हैवी वर्क होते हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी साफ्टें बन रही हैं या कोई बड़े व्हील्स बन रहे हैं लेथ मशीन पे, तो वहाँ पे यह फ्लैट वाले जो है बेड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको मोटे हैवी वर्क करने हैं या आपको मिले जुले काम करने हैं, तो आपको कॉम्बिनेशन बेड लगाना है। तो आपको ऐसी मशीन लेनी है जो आपके काम के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि आपको काम नहीं है, अब आप वो चीज़ लेके बैठ जाएंगे तो आपकी आउटपुट नहीं निकलेगी, आपका पैसा लगा हुआ आपका बेकार हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है इसमें हेड स्टॉक का प्रकार। हेड स्टॉक का मतलब क्या आ गया, आपको मैंने बताया था कि हेड स्टॉक दो टाइप के होते हैं, एक होता है कौन पुली, एक होता है गियर टाइप। मशीनें जो है हमारे यहाँ भी दो तरह की लगी है, गियर वाली है और एक कौन पुली वाली है। कौन पुली वाली में क्या होता है, पट्टा चढ़ाया जाता है, और गियर टाइप में हेड स्टॉक के अंदर सारे गियर लगे होते हैं। और आपने देखा होगा कि गियर वाली मशीन फट्टे वाली मशीन यानी कौन पुली से ज़्यादा वर्क करती हैं। जब कंटिन्यू वर्क होता रहता है तो आप देखा होगा कि कट आप लगा दें, आप 1 mm कट लगा दें, 2 mm कट लगा दें, मशीन लोड नहीं लेती, लोड लेगी लगातार, कहीं भी रुकेगी नहीं। आपका टूल टूट जाए या आपका टूल लूज है तो आपका टूल टेढ़ा हो जाए, वो ये हो सकता है। और कौन पुली वाले में क्या है कि आपने कट ज़्यादा लगा दिया तो क्या होगा, आपका पट्टा जो है वो स्लिप कर जाएगा, क्योंकि उसकी काम करने की कैपेसिटी होती है, लेकिन ज़्यादा आप लोड दोगे तो वो काम नहीं करेगा, पट्टा आपका स्लिप हो जाएगा उसमें। तो आपको कौन से बल्ले से काम करना है, जो आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग हो। हल्के कार्य करने हैं, सॉफ्ट, जैसे कि मान लो पीतल का काम करना है या एल्यूमिनियम का काम करना है, तो ज़्यादा हैवी मशीन लेने की आवश्यकता नहीं है, उस पर आप पट्टे वाली मशीन यानी कि कौन पुली टाइप ले सकते हो। और हैवी वर्क करने हैं, गियर वगैरह, गियर टर्निंग करनी है, एक्सल टर्निंग करनी है, ठीक है, और भी हार्ड वर्क करने हैं आपको, तो आपको कौन सा हेड स्टॉक लेना पड़ेगा, गियर वाला। ये लिखा सेंटर की ऊंचाई। सेंटर मतलब होता है कि आप, मैंने बताया था आपको, ये देखिए जैसे ये पॉइंट है, ये इसका पॉइंट है, ये सेंटर की ऊंचाई देख रहे हैं, बेड नीचे बेड है, तो बेड से लेके सेंटर की ऊंचाई क्या है। मान लीजिए कोई जॉब, मान लीजिए हो सकता है जॉब साफ्ट है, कोई हो सकता है साफ्ट के अंदर कोई गियर लगा हो या साफ्ट के अंदर कोई असेंबली अलग से हो, तो भाई जॉब तो पूरा घूमेगा ना। तो ये भी देखना होगा ना, सेंटर की ऊंचाई हमें कितनी लेनी है अधिकतम। मान लीजिए 300 mm लेनी है, 200 mm लेनी है, आपको अपने वर्क के अकॉर्डिंग उसको लेना है। ठीक है, तो सेंटर की ऊंचाई इसमें रखी गई है। अगला आता है इसमें 5 नंबर पे आया स्विंग ओवर द बेड। दो चीजें हैं इसमें, स्विंग ओवर बेड और स्विंग ओवर कैरी। ध्यान दें इस चीज का कि स्विंग ओवर बेड का मतलब होता है जैसे बेड है, अब जॉब जो है आपका क्या है, जब आपका जो बंधा हुआ है कि हो सकता है कोई साफ्ट, इतनी बड़ी साफ्ट है, वो आगे से उसमें यहाँ पे कोई बड़ी चीज लगी है उसके अंदर, तो जॉब तो आपने पीछे बांध लिया, लेकिन आगे से घूम रही है, तो यहाँ वाली चीज तो आपकी बेड से बहुत ऊंचा ऊपर हो जाएगी, लेकिन आगे वाली चीज मोटाई में है तो बेड से लग जाएगी। ठीक है, तो यही कह रहा है कि स्विंग ओवर द बेड। बेड से स्विंग माने तैरना, हमारे बेड के ऊपर कितना वो स्पेस दे सकती है, कितने स्पेस से वो घूम सकती है, जिसे बोलते हैं स्विंग ओवर द बेड। ऐसे आता है अगला स्विंग ओवर द कैरेज। हो सकता है उसी टाइप की हमारी शाफ्ट हो और उसमें और अगले स्टेप में हो कोई, जैसे अभी बताया बड़ा सेट लगा है या अप सेट यहाँ पे लगा हुआ है। अब क्या है कि मान लो आपको काम करना है यहाँ पे पीछे साइड में काम करना है, तो घूमेगा तो आगे वाला हिस्सा भी, जब आगे वाला हिस्सा भी घूमेगा तो ध्यान रखना पड़ेगा कि कैरेज हमारा बराबर चलेगा। जहाँ टूल पोस्ट लगा हुआ है वो पूरा कैरेज वाला हिस्सा होता है, तो ये ध्यान रखना है कि हमारा कहीं ये कैरेज पे न टकरा जाए। ये चीज पतली है तो ये घूमते रहेगी, रनिंग करते रहेगी आराम से, बट ये वाला जो हिस्सा जब बड़ा होगा तो ये बेड से टकरा जाएगा। तो ये भी ध्यान देना है कि हमें इस प्रकार की मशीन लेनी है कि हमारा स्विंग ओवर द बेड, स्विंग ओवर द कैरेज, दोनों चीज फॉलो करे। अगला आता है इसमें 7 नंबर पे आता है स्पंडल बोर साइज। अब ध्यान दे, बहुत खास चीज है यहाँ पे स्पिंडल बोर साइज। स्पिंडल बोर साइज क्या होता है, आप देखा होगा लेथ मशीन के पीछे साइड में एक पीछे होल होता है इसके अंदर। ये होल क्यों रखा जाता है, ये होल इसलिए रखा जाता है कि सपोज करिए कि आपको चूड़ी काटनी है लंबे जाप पर, या पाइप पे चूड़ी काटनी है। मान लीजिए कोई लंबी शाफ्ट है तो लंबी शाफ्ट को हम बड़ा आगे तो लंबा नहीं निकाल सकते, लंबा निकालेंगे तो वाइब्रेट करेगी, उस पर आप थ्रेडिंग कर ही नहीं सकते।
वाइब्रेट करेगी, आपका टूल टूट जाएगा, आप सेंटर में बांधोगे बार बार। तो क्या होता है कि हमें जितने हिस्से में चूड़ी काटनी है बाकी हिस्सा उसके पीछे को निकाल लेते हैं, ठीक है। इसलिए उसका पीछे वाला होल रखा जाता है, ऐसा बोलते हैं स्पंडल बोर साइज। और इसलिए होते हैं बोर साइज ये, इसको देख के लिया जाता है। क्या, जैसे हमारे पास जो मशीन है मैक्सिमम उनका जो कितना होल है 45 mm का है, लगभग 45 mm की रोड उसके पीछे निकल जाती है। अब हो सकता है आपने पाइप वाला काम करना हो, मान लो 1 इंची पाइप पे आप चूड़ी काटते हो, ठीक है, या मैक्सिमम आपको 1 इंची वाले साइज के हिसाब से आप वर्क करना चाह रहे हो। कहने मतलब कि आप बड़ा साइज ले लोगे, वो स्पंडल का बोर बड़ा बड़ा ले लोगे तो आप छोटे से लेकर बड़ा साइज तक काम कर सकते हो। ये किसी चीज़ का निर्धारण एक जैसा ही है तो फिर उसके हिसाब से ही आप काम करोगे, ठीक है। बड़ा साइज ले लोगे तो सब छोटे बड़े सभी कर लोगे, और एक निर्धारित लोगे तो निर्धारित वाले पे निर्धारित ही काम होगा, उस पर एक्स्ट्रा काम नहीं हो सकता। इसे बोलते हैं स्पंडल बोर साइज। तो आपको चूड़ी काटनी है, पाइप पे चूड़ी काटनी है, समानता जॉब पे चूड़ी काटनी है, और जॉब को कितना लंबा रखना है उसके हिसाब से स्पंडल का बोर की साइज की आपको मशीन लेनी पड़ेगी, ठीक है। 25 mm का बोर साइज चाहिए, 30 का चाहिए, 45 वाला चाहिए, 55 या 60, या जो भी आप 1 इंची वाला जो आप क्या है, या 2 इंची वाले पाइप पे चूड़ी काटते हो, 3 इंची वाले पाइप पे चूड़ी काटते हो, ठीक है, उसके हिसाब से आपको स्पंडल बोर साइज चाहिए। इसमें इंक्लूड होता है स्पंडल बोर साइज में एक होता है स्पंडल नोज। जहाँ आप हमारा स्पंडल आगे होता है इसमें टेपर होती है। कोई मशीन में क्या है कि आजकल क्या है कि लैथ मशीन चकाते हैं, या कोई हमें कोई उस पर ड्राइविंग प्लेट लगानी, कुछ और कुछ लगाना है, तो उसके हम क्या नाम टेपर पे चढ़ा देते हैं, और चढ़ा करके उसमें साइडों से नट उसमें कस जाते हैं, वो वहीं पे वो फिक्स हो जाता है। तो वो भी देखना, हमको तुरंत काम करने वाली चीज़ चाहिए या ज़्यादा हमको खोलने बांधने वाली चीज़ चाहिए। जो स्पंडल टेपर वाली चीज़ें होती हैं, जैसे आप देखा होगा सिली होती है, फटाक से सिली फंसा लेते हैं, वर्क अपना शुरू कर देते हैं, उसमें टाइम की समय की बचत होती है। आप हैवी वर्क करेंगे या फास्टली वर्क करेंगे तो मशीन में स्पीड ज़्यादा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, उसकी गति ज़्यादा ले सकते नहीं ले सकते, या इसके साथ में आता है मोटर की हॉर्स पावर। अगर मोटर आप अच्छी क्वालिटी की लेंगे और हॉर्स पावर ज़्यादा होगी तो आप उससे बढ़िया हैवी काम कर सकते हो, ये इसके अंतर्गत आता है। एक और आता है इसके अंतर्गत, अब लैथ मशीन आपने ली तो कुछ लैथ मशीन आपके साइज के अकॉर्डिंग होंगी, बट उसमें किसी में वेट ज़्यादा होते हैं, किसी में वेट कम भी होते हैं। तो आप ज़्यादा हैवी मशीन, ज़्यादा वेट की मशीन लेंगे तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि आपका बैलेंस सही बना रहेगा। हल्की मशीन लेंगे तो वो देखा होगा आपने, काम करते हैं हम तो मशीन चलती है तो वाइब्रेशन उसमें देखा हुआ होता है। हैवी मशीन होगी, आप काम करेंगे उसमें वाइब्रेशन की शिकायत बहुत कम होगी, ठीक है। सेफ्टी गार्ड है, जैसे कि सेफ्टी गार्ड आपको किस टाइप का लेना है, पूरा क्लोज लेना है आपको, बंद वाला चाहिए, थोड़ा ओपन वाला चाहिए, या फ्रंटली वाला सामने वाला चाहिए। तो कुछ ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको उसमें देखनी है। उसमें टीपीआई भी आपको, और भी चीज़ देखनी है, उसमें आपको फीड रॉड देखनी है, फीड रॉड आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, या आजकल जो मशीन आ रही है आधुनिक, लीड स्क्रू होता है, लीड स्क्रू में ही फीड रॉड का सिस्टम लगाया है। जैसे ऑटो में चलानी मशीन तो उसमें एक चाबी घाट काटा होता है, लीड स्क्रू जो होता है इस टाइप से। आजकल क्या है, फीड रॉड अलग होती थी, वो सीधे से फीड रॉड होती थी, इसमें एक चाबी घाट कटा होता था, यहाँ पे गियर इसमें फंस जाता था और आपकी मशीन ऑटोमेटिक चलती रहती थी। अब क्या है, जो आपका ये आ रहा है लीड स्क्रू, इसमें क्या है, अब इसमें ये एक चाबी घाट कटा हुआ है, जब हम ऊपर नीचे लीवर करते हैं तो गति को हम दाएं बाएं उसको ऑटोमेटिक चला लेते हैं। चूड़ी काटनी होगी तब भी हम लीड स्क्रू से चूड़ी काट लेते हैं। अब देखना है आपको चूड़ी काटनी है अगर, तो लीड स्क्रू कौन सा लेना है। लीड स्क्रू अलग टीपीआई के होते हैं, मशीनों में लगे आ रहे हैं आजकल 4 टीपीआई, 6 टीपीआई। टीपीआई क्या होता है, टीथ पर इंच, 1 इंच में चूड़ियों की संख्या, ठीक है। तो आपको देखना है कि हमें कौन सी चूड़ी काटनी, किस हिसाब का हम टीपीआई वाला चूड़ी किस प्रकार से हम इसको लें, क्योंकि कुछ मशीनों में क्या होता है गियर बॉक्स देना पड़ता है हमें, कि चूड़ी किस प्रकार की काटनी है, तो उसमें पीछे जो साइड में गियर लगे होते हैं चूड़ी को काटने वाले, वो चूड़ी वाले गियर भी देखने हैं हमने, 20 का लेना है, 120 का लेना है, 50 का लेना है, 60 का लेना है, 80 का लेना है। डिफरेंट टाइप के गियर्स लगे होते हैं। आप जानते हैं 2 तरह के गियर मैन होते हैं, एक ड्राइवर होता है, एक ड्रिवन होता है। बीच में जो गियर लगा होता है वो आइडलर गियर होता है, जो दोनों गियरों को सपोर्ट करता है, ठीक है। इस प्रकार से आपने जाना कि जो लैथ मशीन का क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो निम्न बिंदुओं के ऊपर आधारित होता है। अगर आप बाजार मार्केट से कोई अपनी मशीन खरीदेंगे, उसको आप डेवलप करें, मशीन को अपने लगाएंगे वर्कशॉप में, उससे आपने को काम लेना है, तो आपको इन बिंदुओं को ध्यान में अति आवश्यक रखना होगा, ठीक है। जैसे बैट की लंबाई कितनी लेनी है, बैट से केंद्र की ऊंचाई कितनी लेनी है, स्विंग ओवर द बैट चाहिए, स्विंग ओवर द कैरी चाहिए, और टीपीआई का कितने टीपीआई का आपको लीड स्क्रू चाहिए, कितनी हॉर्स पावर की मोटर चाहिए, ठीक है, मशीन का वजन कितना चाहिए, ये सारा इसकी क्लासिफिकेशन में आता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।